नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। कल पहले चरण की वोटिंग हो गई और वोट से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। मैं प्रोफेसर साहब सबसे पहले तो बाकी चीजों के अलावा एक चीज और समझना चाहूंगा। लो वोटिंग हुई है, वोटिंग जो है वो कब हुई है, मतदान प्रतिशत कम रहा है ओवरऑल, और उसके दो तरह के इंटरप्रिटेशन है। क्योंकि एक ये माना जाता है कि भाई किसी सरकार से लोगों का गुस्सा होता है तो वो लोग ज्यादा उत्साह में आके और विपक्षी पार्टी के ज्यादा वोट पड़ते हैं। एक इंटरप्रिटेशन ये माना जा रहा है कि बीजेपी का वोटर जो है वो उत्साहित नहीं है, उसमें कोई एंथुसिज्म नहीं है, उसमें कोई उत्साह नहीं है वोट देने का, और वो एक तरह से घर बैठ गया है। ऐसा जनरल लोगों का एक वो है। तो पहले तो मैं लो वोटिंग पे आपसे एक समझ लूं, और उसके बाद जरा हम लोग एक कहां कहां वोटिंग हुई, क्योंकि 102 में 40 सीट बीजेपी को डिफेंड करना था, और राजस्थान में भी रिवर्सल लग रहा है, कई जगह कहीं से भी अच्छी खबर बीजेपी के लिए नहीं आ रही है। तो पहले ये लो वोटिंग का जरा कुछ समझा दीजिए। देखिए, जब वोट सामान्य प्रतिशत से कम पड़ता है तो उसके कई कारण बताए जाते हैं और विद्वानों में इस बात को लेकर खासी बहस है। लेकिन उस बहस को दोहराने की बजाय जो मौजूदा चुनाव है 2024 का, उसके संदर्भ में अगर हम सब बातों को समझेंगे तो वो हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए ज्यादा मुफीद होगा। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी जानती है इस बात को, विपक्ष भी जानता है इस बात को, और हम लोग भी जानते हैं इस बात को कि इस चुनाव में कोई जज्बाती मुद्दा नहीं है। मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं इस चुनाव में जज्बाती मुद्दे का इंजेक्शन लगाने की। जैसे उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान आतंक का सप्लायर था, अब आटे के लिए भी तरस रहा है, मतलब वो है। तो इस प्रकार की बातें वो कह जरूर रहे हैं। पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे से एक जज्बाती पहलू लाने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन जो लो वोटिंग हुई है, इस लो वोटिंग में अगर आप देखें ध्यान से तो इसमें सबसे लो वोटिंग का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो नौजवान वोटर है वो नहीं निकला है। मोदी जी की 2014 में जीत का बहुत बड़ा कारण ये था कि युवाओं ने बहुत बड़े पैमाने पर मोदी जी को समर्थन दिया था। 2019 में 2014 को दिए गए समर्थन को 2019 में और पुष्ट किया उन्होंने। साथ में बालाकोट स्ट्राइक वाला मसला भी था, तो उसकी वजह से फिर नौजवानों ने फिर समर्थन दिया। इस चुनाव में क्या हुआ है कि इस चुनाव में 18 से 25 साल के लोग जो हैं, ऐसा मुझे लगता है, और कुछ इस तरह के ऑब्जर्वेशंस भी हुए हैं, वो लोग वोट डालने कम निकले हैं। उनमें अनमनापन है और उनमें निराशा है, सिस्टम के प्रति निराशा है, सरकार के प्रति निराशा है, और कुल मिलाकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं उनकी समस्याओं का हल नहीं कर पा रही हैं। सरकार के प्रति तो है ही अनमनापन, लेकिन कुल मिलाकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं उनका हल नहीं कर पा रही हैं। इस बात को लेकर उनमें निराशा है। चुनाव में किसी भी किस्म का जोश और उत्साह नहीं है। नौजवान तब तेजी के साथ दौड़ता हुआ मतदान केंद्र में जाता है जबकि चुनाव में एक उत्साह का वातावरण हो। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये मिलता है कि चुनाव के पहले जब वोटर रजिस्ट्रेशन का दौर होता है और लोग उत्साह के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, खासतौर से जो अभी 18 साल के हुए हैं, तो उसमें पूरे देश में 38% का केवल औसत है। यानी 100 में 62 18 साल हो चुके युवाओं ने अपने आप को मतदाता बनाने का कोई प्रयास ही नहीं किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मोटे तो जैसे कि आज एक विद्वान ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जो ये लोकतांत्रिक चुनाव जो होते हैं, मूलतः अधेड़ आदमी का खेल है। यानी जो 30 साल पार करके और 30 से 50 साल की उम्र के 55 साल की उम्र के बीच का है, ये उसका खेल है। वो जिस तरह एक बोर तरीके से अपनी जिंदगी गुजारता है, इस अवधि का व्यक्ति, इस उम्र का व्यक्ति, ये उसका खेल है। नौजवान तभी उत्साह से उसके अंदर जाता है जबकि उसको दिखता है कि चुनाव में कोई दम है, कोई रेडिकल बात है, कुछ परिवर्तन होना चाहिए या किया जा सकता है। अब जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर है, जो इनकम्बेंट सरकार है, जो अपनी सरकार बचाना चाहती है, उसके लिए बड़े खतरे का बायस है। वो खतरे का बायस ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि त्रिशंकु लोकसभा हो जाए। देखिए, हमारे यहाँ का विपक्ष भारत का ऐसा है, वो भी ये विश्वास दिलाता नहीं है कि वो उसके पक्ष में कोई लहर चल रही है। ठीक है, मोदी जी के पक्ष में कोई लहर नहीं है, विपक्ष के पक्ष में भी कोई लहर नहीं है।
तो विपक्ष को बड़े पैमाने पर, कांग्रेस को या दूसरी पार्टियों को लोग बड़े पैमाने पर जिताने में लगे हो, ये भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसमें हमेशा खतरा ये रहता है कि त्रिशंकु लोकसभा न सामने आ जाए, और इस खतरे की नुमाइंदगी करने वाला एक अनधिकृत और तथाकथित रूप से गोपनीय सर्वे इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर चल रहा है। मुझे यकीन है कि आपकी निगाह उस पर जरूर पड़ी होगी, और ये एक्सेस माई इंडिया के लेटर हेड पे छपा हुआ सर्वे है। आपने देखा है सर्वे तो? नहीं देखा। तो मैं उस सर्वे का थोड़ा जिक्र करूंगा जी। वो सर्वे, हाँ, वो जो सर्वेक्षण है वो एक्सेस माई इंडिया के लेटर हेड पे है। उसमें जगह जगह प्रदीप गुप्ता को कोट किया गया है, और जब आप मनी कंट्रोल नाम की एक पत्रिका के साथ में प्रदीप गुप्ता ने जो बातचीत की है, उस बातचीत की रोशनी में अगर आप इस सर्वे को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उनकी बातचीत के बहुत सारे पहलू इस सर्वे द्वारा पुष्ट भी होते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो एक्सेस माई इंडिया वाले जो है कोई ओपिनियन पोल करते नहीं है, वो केवल एग्जिट पोल करते हैं। वो सीएसडीएस की तरह या सी वोटर की तरह नहीं है, वो ओपिनियन पोल करते नहीं है। तो वो अधिकृत रूप से तो ये सर्वे उनका नहीं माना जा सकता, लेकिन उनके नाम से सर्वे चल रहा है और उनकी तरफ से अभी तक इसका कोई खंडन नहीं आया है कि भाई ये हमारा सर्वे नहीं है। तो अब अगर इस सर्वे के आंकड़ों पे आप देखें तो जो लो वोटर टर्नआउट है उसमें झांकने का हम लोगों को एक मौका मिल जाएगा। ये मैं इसी मकसद से आपके सामने रख रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस सर्वे पे हम लोग यकीन करें, यकीन की बात नहीं है। अब ये सर्वे कहता है नो मेजॉरिटी फॉर बीजेपी, एनडीए हैज स्लाइट एज। इसमें वोट शेयर में कह रहा है कि एनडीए को 44% वोट मिलेगा और इंडिया को 43% वोट मिलेगा। 43, हाँ, 1% का फर्क है। अदर्स में 13% वोट जाएंगे। इस तरीके से 243 से 254 के बीच में एनडीए को सीटें मिल जाएंगी और इंडिया को 232 से 242 के बीच में सीटें मिल जाएंगी और 40 से 55 के बीच में अदर्स को सीटें मिल जाएंगी। तो एनडीए को जो सीटें मिलेंगी उसमें बीजेपी का हिस्सा होगा 208 से 219 के बीच में, और बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उनका हिस्सा होगा 35 से 38 के बीच में। इसी तरह इंडिया में कांग्रेस का हिस्सा होगा 115 से 123 के बीच में, और उसके घटक दल हैं उनका हिस्सा होगा 120 से 127, 45 से 55 के बीच में अदर्स को सीटें मिलेगी। ये सर्वेक्षण कहता है। अब मैं विभिन्न राज्यों में जो हो रहा है उस पर नहीं आऊंगा, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन किन राज्यों से सीटें कांग्रेस छीनती हुई या विपक्ष छीनता हुआ भाजपा से दिखता है। वो भी एक लंबी सूची है, हर राज्य के बारे में बताया है उन्होंने, किस राज्य में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसके हाथ में कितनी सीटें जाती हैं, एनडीए में भाजपा का हिस्सा होगा, कांग्रेस का इंडिया गठबंधन में हिस्सा क्या होगा, अदर्स में क्या है, ये सब एक पूरी सूची उसके अंदर है। अच्छा, अब ये जो सर्वेक्षण है, ये सर्वेक्षण कहता है, बताता है हमें कि इस बार जो 2% या 2% से ज्यादा वोट क्यों कम पड़ा। इस बारे में कोई मतभेद नहीं है कि चुनाव सुस्त है, मतदाता में कोई उत्साह नहीं है, और चुनाव सुस्त है, मतदाता में कोई उत्साह नहीं है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि नौजवान को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। नौजवान यानी 18 से 25 साल की उम्र वाला व्यक्ति जो है, जो बिल्कुल 100% युवा है, उसको इस चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं है। और उसके पीछे एक आंकड़ा है जो कि सी वोटर के सर्वेक्षण में निकल के आया है। इस आंकड़े को मैं आजकल बार बार दोहराता हूं, मैं कहूंगा पब्लिक इंडिया के मंच पे भी एक बार मैं ये आंकड़ा दोहरा देता हूं। सी वोटर ने अपने सैंपल 57,000 लोगों का सैंपल है, उनका छोटा मोटा सैंपल नहीं है, 57,000 लोगों का सैंपल, 57,000 प्लस का सैंपल है। उसमें वो पूछते हैं लोगों से कि भाई आपकी समस्याएं हल करने की क्षमता आपकी निगाह में किस पार्टी में है। तो 32% लोग कहते हैं कि भाजपा में हमारी क्षमताएं हल करने की क्षमता है। 18% लोग कहते हैं कि कांग्रेस में हमारी समस्याएं हल करने की क्षमता हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन 46%, 46% लोग कहते हैं कि किसी पार्टी में हमारी समस्याएं हल करने की क्षमता नहीं है। और बाकी लोग वो हैं जो कह रहे हैं हमें नहीं पता है। इसका मतलब वो भी अनिश्चित है
अगर इन सबको आप जोड़ दिया जाए तो 50% से ज्यादा देश की जनता ये कह रही है, अगर इसको, इस सर्वे को, इस जवाब को एक रिप्रेजेंटेटिव जवाब माना जाए, तो 50% से ज्यादा देश की जनता ये कह रही है कि कोई भी पार्टी नहीं हमारी समस्याओं को हल कर सकती है। और 10 साल से जो सरकार चला रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसका देश के अधिकतम राज्यों में भी सरकारें हैं, डबल इंजन का नारा लगाती है मंच से, वो उसके बारे में लोगों का मानना यह है कि भाई हमारी क्षमताएं हल करने की क्षमता तो उसके अंदर है नहीं। तो ऐसे में जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर है, जो अपनी सत्ता बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके सामने, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, सीधा सीधा स्पष्ट खतरा है कि उसकी संख्या बहुमत से नीचे रह जाने वाली है। ये सही है कि विपक्ष, ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि विपक्ष बहुमत प्राप्त करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो एक सिनारियो, एक नजारा बनता है, जो 100 से ज्यादा सीटों में पहला सबसे बड़ा वोट, देखिए इससे ज्यादा सीटें किसी चरण में नहीं है, सारे ये सबसे बड़ा चरण था वो। हो सकता है कि हम लोग एक त्रिशंकु विधानसभा की संभावनाओं की तरफ देख रहे हैं। जी, मैं संभावना की तरफ देख रहे हैं। जी, मैं सिर्फ इतना जोड़ दूं, मैंने भी करीब करीब सारे राज्यों, बोलूंगा करीब करीब इसलिए बोल रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में नहीं बात हो पाई थी, लेकिन बाकी करीब करीब सारे राज्यों में कम से कम 2-3 पत्रकार या जो वहां के एक्टिविस्ट हैं या जो लोग चुनाव में जिनकी दिलचस्पी, उनसे बात करके मैंने भी अपना एक एस्टिमेशन 16 को बीजेपी का और 17 को कांग्रेस का लिखा था। और ये ऑन रिकॉर्ड है, मतलब ये ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पे है। जो उस समय मेरा आ रहा था, वो आ रहा था कि बीजेपी को 219 और उनके सहयोगी दलों को 25, 244 का आंकड़ा मेरा उस समय का आ रहा था। और वो ऑन रिकॉर्ड एक स्टेट वाइज मैंने उसको किया है। मैं आपके रिकॉर्ड से मैच कर रहा हूँ। ये वाले जो अनधिकृत और गोपनीय सर्वे है, इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अनधिकृत और गोपनीय सर्वे है जी, मैं मैच कर रहा हूँ आपसे जी। और दूसरा, जब मैंने मतलब इंडिया गठबंधन का किया था, उसमें 117 कांग्रेस और 142 इंडिया, मतलब इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर्स, नॉन कांग्रेस, कुल 259। और आप अदर्स को कम दे रहे हैं, थोड़ा आप अदर्स को थोड़ा कम दे रहे हैं, 40 दे रहे हैं, 40 अदर्स को हमारे यहाँ 40 आ रहा है। हाँ, अदर्स को आप कम दे रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को जा रहा है। हाँ हाँ, तो वो असल में अदर्स जो है वो मेरी दृष्टि से जो सीरियस अदर्स हैं वो बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस ही हैं। उसके अलावा एक आधी सीट वाले, मतलब नॉर्थ ईस्ट वालों को अदर्स हैं वो 1-1 सीट, 2-2 सीट, 1-1 सीट। बाकी मुख्य रूप से बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस ही जोड़ दीजिए अदर्स में। अन्ना द्रमुक किसी भी अलायंस में नहीं है ना? हाँ, अन्ना द्रमुक है नहीं, लेकिन एक सीट उनका वहां पे, हाँ बस 1 या 2 है। खैर, मैं वापस आ जाऊं इस पे। मैं एक चीज और जरा आपसे समझना चाहूंगा। जो अभी तक एक ट्रेंड आया है, वो 3-4 जगह का, बहुत शॉकिंग नहीं बोलूंगा। राजस्थान में 12 सीटों पे चुनाव था पहले चरण में, 12 और राजस्थान में 25 में 25 कांग्रेस बीजेपी जीती थी। इस बार इन 12 सीटों में जो चूरू, मतलब मैं डिटेल में जा रहा हूं, कल खूब लोगों से बात हुई, लोगों ने अपने व्यक्त किए। अब वो कह रहे हैं 50-50 पे मामला छूट रहा है। मतलब हो सकता है कांग्रेस 7 सीट भी जीत जाए, हो सकता है कांग्रेस 5 जीते, लेकिन वो 12 में से 5-6 पे है। तो ये बड़ी भारी उपलब्धि मुझे लगता है कांग्रेस के लिए है कि अगर वो 50% सीट पे भी ये उसमें आ गई है कि वो जीत के कगार पे, तो बड़ा है। एक दूसरा, लोग कह रहे हैं गडकरी साहब का चुनाव फंस गया है। गडकरी साहब ने पहले कहा था कि मैं सिर्फ पर्चा डाल के चलाऊंगा। अब हमारे और आपके सबके कॉमन मित्र हैं, वानखड़े कह रहे थे कि उनको पसीना आ रहा है, सुबह 7 से रात 11 बजे तक गडकरी साहब लगे हुए हैं। वहां के कल प्रकाश कोहारे थे, वो कह रहे थे कि नहीं, पिछली बार नाना पटोले बाहर के थे, इस बार जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के लोकल हैं और उनके पीछे लोग लग रहे हैं। और तीसरा, मैं बिहार का भी बताऊं, बिहार में जीतन राम मांझी से कल आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। ये लोग चुनाव, मतलब बिहार में जो 4 सीटों पे कल चुनाव हुआ, उसमें से एक जेडीयू की थी, 2 लोक जनशक्ति पार्टी की थी और एक बीजेपी की, मतलब चारों सीटें बीजेपी या एनडीए की थी।
अब वहां गया में जितना मांझी हार रहे हैं, जमुई में रामविलास पासवान के दो दामाद आपस में भिड़ गए हैं। मतलब एक दामाद जो छोटे दामाद हैं वो प्रत्याशी हैं, और जो बड़े दामाद हैं वो आरजेडी की तरफ से उनकी बखिया उतरने में उनका करने में लग गए। मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूं कि ये एक बहुत ऐसी चीज है जो शायद बहुत लोग रीड नहीं कर पाए थे, लेकिन चुनाव के दिन ऐसा लग रहा है कि ये कुछ चीजें टफ होती जा रही हैं। इस पे एक प्रोसेस साहब। हाँ, देखिए, इसमें एक तो तरीका ये है कि हम निर्वाचन क्षेत्रों का जिक्र करें, उसके लिए उस निर्वाचन क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियों, उम्मीदवारों की क्षमताओं वगैरह के बारे में बहुत ही बढ़िया जानकारी होनी चाहिए, जो कि मुझे नहीं है। जैसे कि मैं एक बात जानता हूं कि जीतन राम मांझी लोकसभा का चुनाव कभी भी नहीं जीते। वो 4 बार लड़े हैं लोकसभा का चुनाव, लेकिन वो लोकसभा का चुनाव कभी नहीं जीते। जमुई से पहले माना जा रहा था कि चिराग पासवान जमुई से सांसद रह चुके हैं, जमुई से लड़ेंगे, तो उस वक्त बहुत से लोगों की राय थी जमुई से अगर वो लड़े तो वो चुनाव हार जाएंगे। तो बार बार उनका अपने पिता की सीट के ऊपर जो दावा करने की कोशिश थी, उसके पीछे एक ये भी डर था कि अगर अपने पिता की सीट पशुपत पारस को चली गई और खुद जमुई से मुझे लड़ना पड़ा, तो हो सकता है कि मैं वहां से चुनाव हार जाऊं। तो ये इसीलिए हाजीपुर चले भी गए हैं, इसीलिए हाजीपुर में ज्यादा जोर दे रहे थे। तो ये सारी बातें हैं जिनके बारे में हम लोग करते हैं। अच्छा, अब गडकरी साहब जो है ना, चूंकि गडकरी साहब का राजनीतिक जीवन उठान पे नहीं है, गडकरी साहब का राजनीतिक जीवन गिरावट की तरफ है, वो अपने राजनीतिक जीवन के आखिरी दौर में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के सामने हमेशा खतरा होता है कि वो अपने चुनाव में कमजोर साबित होते हैं, ये दिक्कत होती है। और जो भारतीय जनता पार्टी, जो महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी है, उसमें मेरे ख्याल से गडकरी को चुनाव हराने के भी हो सकता है खुफिया निर्देश दिए गए जी। नहीं, ये दबी जबान से कहा जा रहा है कि केवल चुनाव में हार जाएंगे, निपट जाएंगे, इनको फिर मंत्रिमंडल से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि वो हार जाएं, और इसलिए वहां पे जो एक अंडरकरेंट या जो भी ढंग होता है खुफिया इस तरह की एजेंसीज का, वो उनका लगाम खींच रही हैं। मैं एक चीज और जरा कल इन लोग बहुत डिटेल प्लानिंग की जाती है भाजपा में। जब इलेक्शन से पहले मतलब ये प्लानिंग की स्टेज ये थी कि कल जो उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पे इलेक्शन हुआ, उसमें से 7 सीटें पीलीभीत को छोड़ के बाकी 7 सीटों में 41% से लेके 51% तक मुस्लिम मतदाता हैं। रामपुर में 51% और पीलीभीत में 26% है। इन सारे मतदान को मैं ये नहीं मानता हूं कि महज इत्तेफाक है, ये जुम्मे के रोज ये रखी गई है वोटिंग। मोदी जी बगल में, ये मोदी जी की पुरानी टैक्टिस, उनको लगता है कि मैं क्या हूं। जैसे अगर कहीं एग्जाम चल रहा हो तो बगल वाले स्कूल में जहां एग्जाम ना हो वहां लाउड स्पीकर लगा के कोई प्रश्न पत्र को रिवाइज करने लगे। वैसे ही अमरोहा में जाके कल वो मीटिंग कर रहे थे, जो अमरोहा जो एक समय में पार्ट ऑफ मुरादाबाद जिला था, अब तो अलग हो गया है, लेकिन एक समय में पार्ट ऑफ, तो वो वहां मीटिंग कर रहे थे। उनको लगता है ये स्मार्टनेस है मोदी जी की। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इतनी प्लानिंग के बाद भी वो मुसलमानों को रोक नहीं पाए। मुसलमानों ने ठीक से वोट आके किया है, और मुसलमान किस तरफ वोट कर रहे हैं इसमें कोई बहुत ताज्जुब वाली बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी बहुत मजबूत है और उनकी रणनीतिक कुशलता भी हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इस चुनाव में मुझे थोड़ी सी ये देख के निराशा हुई, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बांटे हैं, उससे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसके अंदर उन्होंने होमवर्क किया है। और किया भी जो होमवर्क है तो उसमें वो होमवर्क बहुत उनका कामयाब रहा हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह टिकट बांटे हैं उसके अंदर कोई बहुत दूरंदेशी, कोई बहुत जबरदस्त ऐसा कोई रेडिकल पैटर्न इससे लगा है कि बिल्कुल चुनाव जीतने की तरफ ये जा रहे हैं, ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। तो आप जो बात कह रहे हैं उसकी तस्दीक करते हुए मैं कह रहा हूँ। दूसरे जो बात मैं कहना चाहता था, और अभी आपकी बात से भी मुझे मौका मिला है उस बात को कहने का, कि जब इस तरह का चुनाव होता है जिसके अंदर अनमनापन होता है, जिसके अंदर न तो इनकम्बेंट गवर्नमेंट के लिए कोई बहुत बड़ा उछाल है और न विपक्ष मतदाताओं को कोई खास प्रोत्साहित कर रहा है, विपक्ष कोई जोश दिला रहा है, ऐसी स्थिति में जो स्थानीय कारक होते हैं, लोकल फैक्टर्स हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जैसे कि चुरू की कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखिए, चुरू की कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसा टिकट काटा गया, फिर दल बदल हुआ, मतलब वो उससे लगता है कि कई जगहों पर जहां माना जा रहा था कि वहां भारतीय जनता पार्टी फिर से 100% स्कोर करेगी, वहां पर
दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को हो सकती है। जी दूसरा फैक्टर यह है कि हम लोग जो बहुजन समाज पार्टी को मान रहे थे कि ये केवल बीजेपी का खेल खेल रही है, बहुजन समाज पार्टी, हो सकता है कि हम लोगों की ये बात उतनी सही ना निकले कि बहुजन समाज पार्टी जरूरी नहीं है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा पहुंचाती हुई लगे। वो अपने तरह से एक अपने किस्म का एक सोशल इंजीनियरिंग भी भविष्य को ध्यान में रख के भी कर सकती है। उसका निर्वाचन क्षेत्र दर निर्वाचन क्षेत्र अगर हम उसके जिस तरह उन्होंने टिकट बांटे हैं, जिस तरह से उनका प्रचार करने वाले लोग हैं, कौन कौन जातियों के लोग प्रचार कर रहे हैं, जैसे सतीश चंद्र मिश्रा को छोड़ के और कोई दूसरा ऊंची जात का नेता इनका प्रचार नहीं कर रहा है। तो फोकस मायावती का है कि किसी तरीके से दलित और अति पिछड़ों को बहुजन समाज पार्टी के साथ में जोड़ने की कोशिश की जाए। ऐसा मुझे लगता है, ये एक फोकस मुझे पिछले दिनों मायावती का दिखाई पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में कोई जरूरी नहीं है कि मायावती की मौजूदगी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लाजिमी तौर पर फायदा पहुंचाते हुए दिखे। और इन 8 सीटों में 3 सीटें पिछली बार मायावती ने जीती थी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी और 2 सीटें 3 सीटें हाँ बीजेपी की 3, मायावती जी की 3 और 2 सपा की 3, 2 समाजवादी पार्टी ने जीती थी। अब सवाल यह है कि यहाँ पर 41 से 45% जो मुसलमान वोट है, तो उसको उसकी प्रभावकारिता को किस तरीके से भाजपा खत्म करेगी इन सीटों पर, ये एक प्रश्न है। जी जी, मैं एक चीज और जरा साहब, और वो तभी खत्म कर सकती है, वो तभी खत्म कर सकती है जबकि वो इन सीटों पर 50, 55, 60% की तरफ जाए। भाई इतने वोटों की प्रभावकारिता तो भाजपा तभी, केवल विपक्ष को केवल मुसलमान ही वोटर थोड़ा देगा, वोट थोड़ा देगा, वोट तो दूसरे लोग, हिंदुओं में से भी तो बहुत से लोग वोट देंगे विपक्ष। जी जी, विपक्ष का वोट बैंक बहुत अच्छा बनता है, तो उसकी टक्कर करने के लिए भाजपा को तो 55+ की गोलबंदी चाहिए। जी, मैं एक और चीज ध्यान आपकी तरफ और आपसे पूछूं, समझना भी चाह रहा हूं, जैसे मायावती जी का रोल, इसको अब आप बिल्कुल भाजपा की बी टीम स्टैम्प नहीं कह सकते। एक व्यक्ति और AIMIM के ओवैसी साहब ने हल्ला तो खूब मचाया, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन पहले राउंड में वो नदारत हैं यूपी में, सेकंड राउंड में भी नदारत हैं, वो हल्ला मचा के चले गए हैं। अच्छा, उनकी भी अपनी पार्टी ऑल इंडिया पार्टी है भाई, उसको चलाना है, उनके उसके अपने कंपल्शंस हैं, लेकिन अभी तक ग्राउंड पे उन्होंने कहीं इंडिया गठबंधन के सामने रोड ब्लॉक खड़ा किया, अभी तक तो नहीं हो रहा है। एक दूसरा, मुझे एक नया फिनोमेना और है, उस पर भी मैं चाहूंगा दोनों एक साथ, कि जो मेरी बहुत से लोगों से जो बात हो रही है, मैं जब बात कर रहा हूं बहुत से लोगों की, 1000 2000 नहीं, 25-50 लोग ऐसे जो पूरी तरह से चुनाव में इन्वॉल्व हैं, उनका कहना है कि संविधान बदलने की बात से दलित जो है वो बीजेपी को छोड़ रहा है और वो साइलेंट है। उसको बार बार खतरा ये लग रहा है कि ये आएंगे तो ये तो संविधान बदलेंगे और हमारा आरक्षण, हमारा जो भी हमें संविधान प्रदान करता था, उससे हमें ओके, वो भी एक कारण हो रहा है। देखिए, बीजेपी में पुरानी आइडियोलॉजी के बहुत से लोग हैं। बीजेपी आधिकारिक रूप से संविधान बदलने की बात नहीं करती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी आधिकारिक रूप से संविधान बदलने की बात नहीं करता। मोहन भागवत ने और दूसरे लोगों ने इस बात का खंडन ही किया कि हम लोग संविधान बदलना चाहते हैं। वो कहते हैं मौजूदा संविधान हमारे लिए ठीक है। इसको बार बार आजकल वो लोग कह रहे हैं, पिछले 3-4 साल से ये बात कही जा रही है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की राजनीति में पुराने विचारों के लोग बहुत से हैं जो अभी तक मानते हैं कि अगर 400 पार हम जाते हैं मोदी जी के नारे के मुताबिक, तो संविधान बदलने का हमें मौका मिलेगा, और वो कई मंचों से जगह जगह संविधान बदलने की चर्चा कर रहे हैं। मुश्किल ये है कि संघ द्वारा और भाजपा द्वारा इस चीज का मजबूती से आधिकारिक खंडन नहीं हो रहा है, इस चीज में चुप्पी है। जितने उत्साह के साथ वो चुनाव से पहले कहते थे कि हम संविधान नहीं बदलने जा रहे हैं, मौजूदा संविधान ही हमारे लिए सबसे बड़ी किताब है, उसका वो चुनाव के दौरान खंडन नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आता है, आधिकारिक वक्तव्य भी नहीं आता है कि ये संविधान बदलने की जो बात की जा रही है इससे हम लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। तो जाहिर है कि इसका दलित मतदाताओं के ऊपर एक विपरीत असर पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। जी, मैं एक चीज और प्रोफेसर साहब, कल से ये चर्चा बहुत जोर पकड़ी हुई है कि कल रात में मोदी जी, अमित शाह और नड्डा साहब की मीटिंग हुई है, और ये आम चर्चा ट्विटर कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बालाकोट उस टाइप होने वाला है, क्योंकि पहले चरण से जो सबसे बड़ा चरण था 102 सीट का, उसमें हवा का रुख तो इनके अगेंस्ट है।
तो मोदी जी की जो अभी तक की एक सरप्राइज देने की वो है, वो लोगों को थोड़ा, हम सब लोगों को भाई ये है कि कहीं ये क्या बड़ा कर देंगे, क्योंकि बालाकोट पुलवामा टाइप चीजें भी हो सकती हैं। मैं इस पे एक आपकी छोटी टिप्पणी चाहूंगा कि कुछ बड़ा करेंगे, वांट टू भाई चेंज। देखिए, पहले चुनाव के पहले ही चर्चा चल रही थी कि इस बार चुनाव जीतने के लिए भारतीय फौजें भारतीय फौजों का इस्तेमाल, नाजायज इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो पाक अधिकृत कश्मीर में, कश्मीर में उनका प्रवेश हो सकता है। कम से कम वो इतना तो कर ही सकती हैं कि अंदर घुसें और थोड़ा वापस लौट आएं और उसके एक कोने को अपने पास कर लें, कब्जा कर लें, ताकि मौजूदा सरकार को कहने का मौका मिल जाए कि देखिए हमने घुसकर मारा। अच्छा, पिछले दिनों ये बात सही है, पिछले दिनों अपने वक्तव्यों में नरेंद्र मोदी एक बार घुसकर मारे की बात भी बोल चुके हैं। नरेंद्र मोदी अभी कल ही उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान आतंक का सप्लायर है, अब आटे के लिए भी तरस रहा है। तो वो पाकिस्तान फैक्टर जो है, पाक फैक्टर बार बार उनके भाषणों में आना शुरू हो गया। अच्छा, जैसे जैसे मैं इसको इस तरह भी देखता हूं, अगर इतना बड़ा उन्होंने एडवेंचर कर दिया कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह कर दी, तो अब हम कुछ कर नहीं सकते और उसकी समीक्षा करना मुश्किल है कि वो करेंगे तो उसका क्या असर होगा। लेकिन चुनाव मुहिम के दौरान जब जब भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को जाना उत्तरोत्तर ज्यादा शुरू कर देती है, जब जब भारतीय जनता पार्टी मुसलमान बनाम हिंदू करना ज्यादा शुरू कर देती है, तब तब वो उसकी चुगली खाती है कि वो चुनाव में कमजोर है। यही चीज 2015 में उन्होंने बिहार के चुनाव में दिखाई थी, यही चीज 2020 में उन्होंने दिल्ली के चुनाव में दिखाई थी। क्योंकि जैसे ही खासतौर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक कार्ड का इस्तेमाल जब चुनाव मुहिम के दौरान करती है, मैं दौरान कह रहा हूं, चुनाव के पहले ही मान लीजिए माहौल बना दिया, वो अलग बात है, मतलब है। लेकिन चुनाव मुहिम के दौरान करती है, और खासतौर से थोड़ा जब चुनाव मुहिम आगे बढ़ जाती है, उस वक्त जब करती है भारतीय जनता पार्टी, तो वो इस बात का पक्का सबूत होता है कि भाजपा को लग रहा है कि वो चुनाव हारने वाली है या उसकी मर्जी के मुताबिक नतीजे नहीं निकलेंगे। तो ये भी एक फैक्टर है, इसमें हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। जी प्रोफेसर साहब, एक और चीज, आपका क्या ख्याल है आनंद जी, आपका क्या ख्याल है? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी जो बात कह रहे हैं कि बिल्कुल 100% हूं कि अब समय भी चला गया, और अगर अब करेंगे तो वो और मुंह की खाएंगे, क्योंकि अब लोगों को इस समय, हाँ, वो समय निकल गया। उन्होंने जब राम जन्मभूमि का कर रहे थे, वो उनका मास्टर स्ट्रोक था कि वहां से टर्न अराउंड हो जाएगा, उसको शंकराचार्य जी ने गड़बड़ कर दिया। शंकराचार्य जी अगर नहीं बोले होते, इनको उम्मीद भी नहीं थी कि वो शंकराचार्य करेंगे। संविधान बदलने पे इनको लग रहा था कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है। ये ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, ये किसने के, अरुण गोविल, ये सब लोग कह रहे हैं कि संविधान बदलेंगे। और जब मोदी जी आके कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर अंबेडकर भी संविधान नहीं बदल सकते हैं, तो और पक्का हो जाता है कि अब तो ये पक्का तय किए हैं संविधान बदलने का। मेरा प्रोसाब एक और जरा पूछ लूं मैं, मुद्दे की जहां तक बात है, वो जो भी अच्छा बुरा जो भी ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन अपने मुद्दे नहीं छोड़ रहा है। मैं उसका दो छोटे छोटे बता दूं। सहारनपुर की रैली थी, वो रोड शो था, प्रियंका गांधी वहां जाती हैं, एक महिला पत्रकार आज तक की उनकी गाड़ी में घुसती हैं और शुरू करती हैं। कंगना रनौत ने सोनिया गांधी को ये कहा, इंदिरा गांधी वो रुद्राक्ष के, उन्होंने कहा नहीं, एक मिनट, बकवास बंद करो। उन्होंने शब्द यूज किया, बकवास बंद करो। आपको कोई मुद्दे पे बात करनी है, बेरोजगारी पे मुझसे प्रश्न पूछिए, महंगाई पे मुझसे प्रश्न पूछिए, आप इसमें, आप ये सब रुद्राक्ष पहना और सोनिया का ये सब प्रश्न मुझसे मत पूछिए। आप बीजेपी के एजेंट होकर मुझसे मत बात करिए। मेरा सिर्फ कहना यह है कि उस दिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली के पत्रकारों को बहुत बुरा लगा कि सुबह सुबह उठ के गाजियाबाद जाना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी जो बिल्कुल ठीक से उसको कंक्लूड किया उस दिन, छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और साफ साफ कहा कि ये जब शुरू हुआ ना कि अमेठी से चुनाव, उन्होंने कहा अमेठी से चुनाव ना, ये कोई सब बीजेपी के क्वेश्चन है, मुद्दे पे आइए। आपको क्या लगता है कि थोड़ा ऑपोजिशन इसमें सफल रहा है कि वो बेरोजगारी, महंगाई, इनको मुद्दा बनाने में सफल रहा है? बिल्कुल सफल रहा है। देखिए, और ये जनता के मन की बात है। अगर विपक्ष इन बातों को उठा रहा है, रेखांकित कर रहा है, तो ये जनता की मन की बात है। और देश में जितने भी बड़े बड़े और प्रतिष्ठित सर्वेक्षण हुए हैं, सब में निकल के आया है। देखिए, सी वोटर ने तो कहा है कि 55% लोग मानते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी ही चुनाव का प्रमुख मुद्दा है। CSDS लोकनीति के सर्वेक्षण ने कहा है कि 50% से ज्यादा लोग मानते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी ही मुद्दा है।
वहां पे एक और नई नई बात उन्होंने जोड़ी है, घटती हुई आमदनी। उसको भी अगर आप जोड़ दें तो करीब 60% पे पहुंच जाता है। जिन बातों पे भाजपा बहुत जोर दे रही है, जैसे कि भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार को 7-8% से ज्यादा लोग कोई समर्थन देने को तैयार नहीं आते कि भाजपा के समर्थन करने वाले लोगों में भी उसकी भ्रष्टाचार की परचेज बहुत कम है, करप्शन की परचेज। हिंदुत्व वाले मुद्दे की परचेज 2% दिखाई पड़ रही है, राम मंदिर की परचेज 8% दिखाई पड़ रही है। तो भाजपा जिन चीजों को बड़ा मुद्दा बनाती है, और खासतौर से मोदी का नेतृत्व जिसका बहुत ज्यादा शोरगुल होता है, भाजपा के ही समर्थक मानते हैं, उसमें 10% लोग ही ऐसे हैं जो मोदी की तथाकथित रूप से ग्रेट लीडरशिप है, उसके कारण भाजपा को वोट देना चाहते हैं। तो माहौल इस वक्त चुनाव में मंदड़ियों का है, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज की भाषा करें, मतलब जो है बुल्स का नहीं, बियर्स का माहौल चल रहा है। और इस बियर्स के माहौल में मतलब जो है, जो लोग राजनीति में बुल की तरह प्रवेश इन्होंने किया था, नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, उनके लिए संकट का समय बन गया। जी, मैं चलते चलते जी इसलिए पूछ लूं ये प्रश्न, मैं कल से जब से परसों से सुना है, मुझे समझ नहीं आ रहा, हंसू कि अरविंद केजरीवाल के लिए ईडी कोर्ट में आके कहती है वो आम खा रहे हैं अपना वो शुगर लेवल खराब वो करने के लिए, बीमार पड़ने के लिए, और क्या क्या। मेरा 5 साल का, मेरा अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ है, मेरा नाती है, वो अगर इस तरह की बात करे तो मैं वो भी इस तरह की नहीं करता है बात। भाई मतलब ये बचकाने, ये बेवकूफी है, ये क्या है? मतलब ईडी अगर आके कोर्ट में कहे कि वो आम खा रहे हैं, एक टिप्पणी आपकी इस पे। नहीं, उनका जवाब भी तो अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से जवाब भी बहुत अच्छा दिया है। उन्होंने कहा केवल जमानत पाने के लिए क्या हम लोग ये चाहेंगे कि इनको लकवा मार जाए? अच्छा, तो उसी तरह का जवाब है। और अखबारों में कार्टून बने हुए हैं उसके ऊपर, सभी लोग इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई उनके घर से, ये तो आप चेक करते हैं उनके घर से पूरी सब्जी कब आई है, आम कब आया है, ये सब कब आया है, इस तरह की बातें चेक करते हैं, प्रसाद कौन सा आ रहा है। तो ये बहुत ही तुच्छे किस्म की राजनीति चल रही है। और इन सब चीजों के परिणाम कभी भी जो लोग सरकार में होते हैं उनके पक्ष में नहीं जाते। देखिए, सरकार से लोग, आम पब्लिक, गवर्नमेंट शब्द का, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट शब्द का कितना अच्छा आम पब्लिक के लिए एक ट्रांसलेशन किया गया है कि गवर्नमेंट वो है जो मिनट मिनट पर गौर करे। गौर और मिनट को मिला दिया गया है अंग्रेजी के शब्द गवर्नमेंट की व्याख्या करने के लिए। गवर्नमेंट वो है जो मिनट मिनट पर गौर करे, मिनट मिनट पर गौर करे। इससे सरकार से लोग अपेक्षा रखते हैं कि वो गंभीर होगी, सरकार से लोग अपेक्षा करते हैं कि उसके अंदर गहराई होगी, सरकार से लोग अपेक्षा करते हैं कि वो आगे पीछे की, दाएं बाएं की सोच समझ के वो लोग बात करेंगे। अगर वहां इस तरह की बातें होने लगे तो इससे सरकार की छवि और गिरती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अभय। और मुझे अब लगता, मुझे अभी भी है, भारत की जनता, आम जन जो है, वो हमसे, आपसे, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के नेतृत्व से कई गुना ज्यादा अकलमंद है, और उसको पता है कि इस देश के लिए क्या अच्छा क्या बुरा है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, नमस्कार।